ये सिंधी की टीम की ओर से आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 26 मई का एडिटोरियल। आज के एडिटोरियल में पहला है विंग द इंडियन वुड। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं है। ये यूके में जो पार्टीज हैं इंडियंस को कैसे ललचा रही है उस पर है। सेकंड आर्टिकल ये मदरोस एक्सेस, ये वेनेजुएला पे है, वेनेजुएला के इंटरनल पॉलिटिक्स पे। ये हमारे काम का नहीं है, तो आप प्रीलिम्स के लिए आप देख सकते हैं वेनेजुएला का है, और वेनेजुएला क्योंकि ऑयल के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप वो देख सकते हैं। बेल और जेल, ये लॉ कमीशन की जो रिपोर्ट आई है उस पर है, इसको हम देखेंगे। पब्लिक न्यू एकेडमिक सिनेरियो, ये भी हमें काम करनी है। यहाँ से कुछ जो कंसेप्ट हैं वो हम देखेंगे। शुड एग्रीकल्चर इनकम बी टैक्स, यहाँ पे ऐसे कोई बिंदु नहीं है जो आप एग्जाम में यूज कर सकते, कुछ बिंदु हैं, इसलिए हमने एक इसका अलग से डिस्कशन करेंगे। इसका बिंदु हमने लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस, दैनिक ट्रिब्यून और फाइनेंशियल एक्सप्रेस और बिजनेस स्टैंडर्ड से लिए हैं। बेल और जेल, हमारे इंडिया में रिच लोग हैं उनको जल्दी बेल मिल जाती है, और जो पुअर लोग हैं वो जल्द सड़ते ही रहते हैं। अगर हम ये देखिए, सलमान खान गेट्स 5 year जेल देन इंटरिम बेल, वोंट गो टू जेल टिल May 8। ये हमारे जस्टिस सिस्टम की मोकरी है कि रिच लोग जल्द आसानी से बेल पा लेते हैं, जबकि गरीब लोग हैं वो जेल में सड़ते ही रहते हैं। इसी के लिए लॉ कमीशन ने अपनी एक रिपोर्ट रखी है जिसमें कहा है कि हमें बेल लॉ को रिफॉर्म करना चाहिए। बेल इज द नॉर्म और जेल इज द एक्सेप्शन, यह प्रिंसिपल होना चाहिए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का। परंतु इंडिया में बेल एक्सेप्शन बन के रह गया है और जेल नॉर्म बन के रह गया है। इसका डाटा हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 67% ऑफ इंडिया की जो पॉपुलेशन है जो अभी जेलों में है, 67% जो प्रिजन पॉपुलेशन है वो अंडर ट्रायल्स हैं। उन पर कानूनी तौर पे पूरा मामला चला नहीं है और सजा घोषित होने से पहले ही उनको वो जेल में सड़ रहे हैं। इसी पर लॉ कमीशन की एक 268 रिपोर्ट है। अब भारत में अभी जो बेल लॉ है, बेल का जो कानून है वो इनएडिक्वेट है और इनसफिशिएंट है जो उसका पर्पस है उसके लिए। यह बेल कानून फेयर एंड एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, परंतु ये दुर्भाग्य है कि रिच लोग ही इसमें का लाभ उठा पाते हैं। बेल लॉ में रेस, कास्ट, कॉस्ट्यूम, रीजन और अमीर गरीब के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, परंतु भारत में देखा जाता है कि यह एक नॉर्म बन के रह गया। इसी पर लॉ रिफॉर्म ने अपनी रिपोर्ट पेशकश की है। लॉ कमीशन ने कहा है कि सेक्शन 436A है, वो ये कहता है कि अगर किसी अपराधी ने अपने अपराध के लिए आधी और उससे ज्यादा की सजा काट ली है तो उसे जेल से रिलीज कर दिया जाए। परंतु लॉ कमीशन कहता है कि इसमें 2 तरह के रिफॉर्म होना चाहिए। पहले वो केसेस जिसमें अपराधी को 7 साल की सजा मिलनी है, तो अगर उसने उसका 1/3 पीरियड भी जेल में काट लिया है तो उसको जेल से रिलीज कर दिया जाए। परंतु ऐसे अपराध जिनके लिए उन्हें 7 साल से ज्यादा की सजा होनी है, अगर उन्होंने उसका हाफ पीरियड जेल में बिता दिया है तो उनको जेल से रिलीज कर दिया जाए पर्सनल बॉन्ड पर। परंतु वो अपराधी जिन्होंने पूरे की पूरी 2 सजा मिलनी है उनको, वो अगर जेल में व्यतीत कर दी है तो उनको रेमिट कर दिया जाए, उनको माफ कर दी जाए उनकी सजा। बेल रिफॉर्म की बात करते हुए लॉ कमीशन कहता है कि बेल क्रिमिनल जस्टिस में एक रिफॉर्म है, यह संपूर्ण रिफॉर्म नहीं है, इसके लिए हमें और भी रिफॉर्म लाने पड़ेंगे। और इसी संदर्भ में लॉ कमीशन पुलिस को हिदायत देता है कि उन्हें अपराधी को गैर आदतन रिफॉर्म या अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और मजिस्ट्रेट्स को यह कहता है कि उन्हें मैकेनिकली रिमांड ऑर्डर जो हैं वो इश्यू नहीं करना चाहिए, उनको केस को वेट करना चाहिए, उसी आधार पर अपराधी को जेल भेजना चाहिए। इसी आधार पर लॉ कमीशन केसेस देता है जिन केसेस में आपको फाइनेंशियल बॉन्ड के आधार पर इंपोज किया जा सकते हैं और उस आधार पर आपको बेल दी जा सकती है। और इसी में यह कहता है कि हमें बेल के लिए लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन अपनानी चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि पुअर लोग पे आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डाल देते हो, वो उस फाइनेंशियल बॉन्ड को चुका नहीं पाता है जो वो कोर्ट ने कहा है, और इसी हिसाब से वो जेल में सड़ रहा है। इसलिए बेल जो है उसकी कंडीशन लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद लॉ कमीशन कहता है बेल लॉ रिफॉर्म इज नॉट अ पैनेशिया,
solution lies in expediting the trial process. बेल कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए हमें ट्रायल जो प्रक्रिया है उसमें त्वरित कार्यवाही करनी होगी। अगर इसमें त्वरित कार्यवाही करनी होगी तो इसका मतलब है ये पूरा लिंक है पुलिस रिफॉर्म से, जुडिशियल रिफॉर्म से और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से। तो यूपीएससी में आपको बेल लॉ पे क्वेश्चन नहीं आएगा, परंतु अगर जब भी पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात होती है तो आप कहीं ना कहीं इसका एक क्वेश्चन, इसका एक बिंदु डालोगे। क्वेश्चन जो यूपीएससी पूछ सकता है, फॉर इन अवर जस्टिस सिस्टम डिले रिमेन्स द प्राइमरी सोर्स ऑफ इनजस्टिस, डिस्कस। हमारे न्याय प्रणाली में न्याय जो है उसमें देरी हो जाती है और ये मुख्य और प्रथमतः अन्याय है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में। इस पर चर्चा कीजिए। इसमें आपको होलिस्टिकली पूरे ट्रायल प्रोसेस, पूरी जुडिशियल प्रक्रिया को डिस्कस करना है। उसमें आपका एक बिंदु बेल रिफॉर्म पर भी आएगा। नेक्स्ट, टैक्सिंग एग्रीकल्चर जो हिंदू में अपीयर हुआ है। 3 एक्सपर्ट ने अपनी अपनी राय व्यक्त की है, परंतु उन राय में कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं है कि हम यूपीएससी के अकॉर्डिंग उससे बिंदु एक्सट्रैक्ट कर पाए। हम इसको अलग अलग सोर्सेस से डिस्कस करते हैं एज ए होलिस्टिक, ताकि ये आपका टॉपिक तैयार हो जाए। पहला बिंदु अगर हम इसके करें, अभी हाल ही में इस पर टैक्स की बात क्यों चल रही है, ये पहले क्यों नहीं हुआ? अगर हम इसको देखें तो हम अगर हिस्टोरिकली देखें तो एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स रहा है किसी भी राज्य की और किसी भी सल्तनत की इनकम का। हम वैदिक में देखें या मुगल पीरियड में देखें, मुगल के बाद जब ब्रिटिशर्स आए तो उनका मुख्य स्रोत एग्रीकल्चर ही रहा और उन्होंने एग्रीकल्चर को एक्सप्लॉइट करना चालू कर दिया। और आज 1947 तक आते आते यह हो गया, भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था वो अब सोने की चिड़िया नहीं बल्कि भीख मांगने वाला देश रह गया था। और उसी में एग्रीकल्चर डिसइंसेंटिव हो गया था। फार्मर्स अब एग्रीकल्चर की तरफ जाने को तैयार नहीं थे क्योंकि उनको वो आमदनी नहीं मिल रही थी जो उनको मिलनी चाहिए थी। उनकी लागत ज्यादा थी परंतु उनका आउटपुट कम था। उसके बाद अगर हम इसी स्टोरी में 1947 के बाद का भी इश्यू देखें तो हमारी जो प्रतिनिधि सभाएं थी, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें लैंडलॉर्ड्स डोमिनेट थे। और लैंडलॉर्ड्स क्योंकि डायरेक्टली एग्रीकल्चर से आते थे तो वो एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि ये भार उन्हीं पे पड़ता, और इस कारण इसकी और भी कोई डिस्कशन नहीं हुआ। दूसरा इश्यू था खाद्य सुरक्षा का, क्योंकि खाद्य सुरक्षा डायरेक्टली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर पर। और अगर एग्रीकल्चर डिसइंसेंटिवाइज हो गई तो फार्मर्स एग्रीकल्चर नहीं करेंगे। इसलिए हमारे खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और फार्मर्स को इंसेंटिवाइज करने के लिए भी हमने टैक्स नहीं लगाया। और तीसरा रीजन था वोट बैंक। पॉलिटिशियंस के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारी मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन 70% के आसपास एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और मोस्ट जनता एग्रीकल्चर से ही अपना भरण पोषण करती थी और एग्रीकल्चर खेती से ही उनका आय का स्रोत था। तो वो टैक्स लगाकर उस पॉपुलेशन को एंटेगोनाइज या निराश नहीं करना चाहते थे और उनका गुस्सा नहीं झेलना चाहते थे। इसलिए भी वोट बैंक के चक्कर में भी एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाया गया। अब नेक्स्ट इश्यू आता है, क्या यही फैक्टर थे या क्या कुछ और भी फैक्टर है? अगर हम बात करें कुछ और फैक्टर से, जो मुख्य बिंदु आता है डिफिकल्टी इन इम्पोजिंग टैक्सेस। एग्रीकल्चर जो है अन्य जो उद्योग हैं उनकी भांति इतना स्ट्रीमलाइन नहीं है, वो इनफॉर्मल सेक्टर है। तो इसकी वजह से इस पर टैक्स लगाने में भी कई समस्याएं आएगी। पहली समस्या आएगी कि एग्रीकल्चर में जो मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन होता है वो कैश में होता है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन में वो नहीं जाता है, तो इसको अकाउंट करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। एग्रीकल्चर में प्लांटेशन ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे अकाउंटिंग रखी जाती है, परंतु अन्य जितनी भी खेती है वहाँ अकाउंटिंग नहीं रखी जाती है। तो इसमें कैश ट्रांजेक्शन हम कैलकुलेट करें कैसे करें, वो एक समस्या है। दूसरी समस्या है, अगर आप टैक्स लगाओगे तो किस पर लगाओगे? आउटपुट पर लगाओगे, परंतु सारा आउटपुट मार्केट में जाता नहीं है। किस आधार पे आप टैक्स लगाओगे, ये भी एक इश्यू है। थर्ड इश्यू जो है, भारत में खेती मुख्यतः अपने भरण पोषण के लिए की जाती है, न कि व्यापार के तौर पे। तो यह खेती अपने लिए कंज्यूम की जाती है और 30 to 40% या मैक्सिमम 50 to 60
मार्केट में सरप्लस के तौर पे जाता है, तो हम किस पर टैक्स लगाएंगे, ये भी एक समस्या थी। और चौथी थी, अगर हम टैक्स लगाते हैं तो एग्रीकल्चर को सेटबैक होगा और इस पर इसलिए टैक्स नहीं लगाया गया। इसके अलावा एक अभी जो बात आ रही है कि टैक्स क्यों लगाया जाए, क्या हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हमें क्यों लगाना चाहिए। अगर हमें टैक्स लगाते हैं तो हमारे बहुत सारी एग्रीकल्चर जो प्रोफेशन वो टैक्स नेट में आएगी, उनकी अकाउंटिंग होगी, वो एक फॉर्मल सेक्टर में आएंगे, हमें पता लगेगा कि कौन कौन से किसान हैं जो खेती कर पा रहे हैं, कितनी उनकी इनकम हो रही है। यह एक बिंदु है। अगर हम टैक्स लगाते हैं तो हमारे पास टैक्स की इनकम भी होगी और वो टैक्स इनकम हमारा रेवेन्यू स्रोत बढ़ाएगा, इसलिए हमें टैक्स लगाना चाहिए। परंतु ये टैक्स लगाने का रेशनल क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। पहला, कई लोगों को यह तर्क था कि एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगाना चाहिए क्योंकि मोस्ट ऑफ द 95% जो पॉपुलेशन है वो टैक्स के दायरे में नहीं है। परंतु अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें कि एग्रीकल्चर से हमारी कितनी इनकम हो सकती है, तो इसमें प्राइस एक डाटा एजेंसी है, उसका डाटा हमारे लिए काफी यूजफुल होगा। यह एजेंसी कहती है कि यद्यपि बहुत सारे हमारे किसान हैं जो 2.5 लाख की इनकम से नीचे हैं, परंतु 3.9 मिलियन हाउस होल्ड ऐसे हैं जो खेती से 5 से 10 लाख की इनकम करते हैं। अगर उन पर हम 15% भी टैक्स लगाएं तो वहां से 42,000 करोड़ की आमदनी हो सकती है। और इसी में आगे ये रिपोर्ट कहती है कि अगर हम 25% टैक्स लगाएं उन हाउस होल्ड पर जो खेती से 10 लाख या उससे ऊपर की इनकम आय करते हैं, तो हमें 20,000 करोड़ की आय हो सकती है। तो ऐसा नहीं कि कम इनकम है। और जो दूसरा तर्क है कि अगर हमें टैक्स लगाएंगे फार्मर्स डिसइंसेंटिवाइज होंगे, वो भी नलीफाई हो जाता है क्योंकि हमारी जो प्रेजेंट छूट है 2.5 लाख की हर हाउस होल्ड को इनकम पर, उसमें 95% किसान आएंगे ही नहीं, तो उनका वो आर्ग्यूमेंट भी खारिज हो जाता है। अगर हम टैक्स लगाते हैं तो हमें फाइनेंस मिलेगा, और फाइनेंस मिलेगा तो वो टैक्स हम एग्रीकल्चर को सुधारने में ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर टैक्स लगेगा तो ये एग्रीकल्चर में डिसिप्लिन लाएगा और इनएफिशिएंसी को रिमूव करेगा। कैसे? अगर टैक्स लगेगा तो हमें डाटा ज्ञात होगा कि कौन सा किसान कितनी आमदनी कर रहा है, और अगर वो सही तरह से आमदनी नहीं कर पा रहा है या सही उद्यमी नहीं है खेती में, तो हम उसको सेग्रीगेट करके उसे अन्य क्षेत्र में काम लगवा सकते हैं और उस खेती को अन्य जो उद्यमी किसान है उसमें उनसे करवा के हम अपना खेती का उत्पादन भी बढ़ा सकते हैं। एक और तर्क है कि खेती में जो अभी छूट दी जा रही है उसमें कई कंपनी जैसी हैं जो टैक्स का लाभ ले रही हैं। ऐसे हम कावेरी सीड कंपनी का बात करें, उसने 186.63 करोड़ की एग्रीकल्चर इनकम से छूट प्राप्त की। ऐसे मोन्सेतो है जिसने 94.4, जो छूट छोटे किसानों के लिए थी, अब वो बड़े किसान या कंपनियां उसका लाभ उठा रही है। इसलिए हमें सेग्रीगेट करते हुए एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना चाहिए। और दूसरी अन्य बात है ग्रोइंग फ्रॉम लैंड इनजस्टिस टू अदर्स। इनकम टैक्स में डेफिनेशन है कि जो उत्पाद लैंड से होता है उसी पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। तो अन्य जो किसान हैं जो डेयरी फार्मिंग करते हैं, जो एपीकल्चर करते हैं, जो एग्रो फॉरेस्ट्री करते हैं, जो पशुपालन करते हैं, एनिमल रियरिंग करते हैं, उनकी जो इनकम होती है उन पर टैक्स लगता है। तो ये क्या इनजस्टिस नहीं है उन किसानों पर? तो इसको सोचते हुए हमें एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाना चाहिए। परंतु अन्य जो अगर यूपीएससी आपको क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आपको संबैलेंस करना होगा कि क्या टैक्स लगना चाहिए नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए तो क्यों, नहीं लगना चाहिए तो उस पर भी आपको बिंदु दे लास्ट में कहना चाहिए कि टैक्स हम लगाते हैं तो किसानों को ये फायदा ही होगा क्योंकि वो टैक्स किसानों की जो खेती है उसी को सुधारने के लिए यूज किया जा सकता है और किसान उसके लिए सरकार को लायबल भी ठहराएंगे। और 95% किसान वैसे ही इस टैक्स के दायरे में नहीं आएंगे। क्वेश्चन जो हिसाब से पूछा जा सकता है, कृषि पर कर एक प्रगतिशील विचार है और ये कृषि को नया आयाम प्रदान करेगा, चर्चा करें। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है,
कृषि पर कर लगाने में क्या क्या बाधाएं हैं और क्या ये एक प्रगतिशील कदम सिद्ध होगा, इस पर चर्चा कीजिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल था, द ब्लीक न्यू एकेडमिक सिनेरियो, इसमें लिबरलाइजेशन की बात की गई है। क्या लिबरलाइजेशन से एजुकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ा है? तो इसमें कुछ कुछ जो बातें उन्होंने कही है, लिबरलाइजेशन की वजह से कैसे प्राइमरी एजुकेशन को हमारा सेटबैक पहुंचा है, कैसे लिबरलाइजेशन की वजह से हम एडहॉक टीचर या कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स को लेके आए और वन टीचर वन मैन स्कूल हमने खोले हैं, जिसकी वजह से कैसे हमारे एजुकेशन को सेटबैक लगा है। इसके अलावा उन्होंने हायर एजुकेशन की भी बात की है, जिसमें हायर एजुकेशन में हम लिबरल माइंड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें वो एक इंडिपेंडेंट वॉइस बन के नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो किसी और का विचार ही प्रदान कर रहे हैं। अगर हम खुद को भी देखें तो हम अपना खुद का इंडिपेंडेंट विचार नहीं रख रहे हैं, हमें जो थोपा गया है हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम कोई भी इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र और बोल्ड डिसीजन लेने में इतने सक्षम नहीं, तो हम इतने स्वतंत्र और इतना जागरूक भी नहीं है हम ले सकें। इसी पर एक क्वेश्चन पूछा है, डज लिबरलाइजेशन प्रमोट लिबरल वैल्यूज? द आंसर इज इट हैजंट, rather it has eroded our society's institutional capacity to train young people who might pursue liberal values by exercising an independent voice। यह आप बिंदु कहीं भी आप ऐसे में यूज कर सकते हो, अदरवाइज इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आज के लिए धन्यवाद, कल हम फिर आ जाऊंगा।